दोस्तों, नेपाल के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि जो जनरेशन ज़ी है, उनके जो प्रोटेस्ट हैं और उनकी जो पॉलिटिकल अपहेवल थी, उसकी वजह से एक क्राइसिस पैदा हो गया नेपाल के अंदर। और बेसिकली अगर देखा जाए, तो ये सारा कुछ क्यों हुआ? उसकी वजह ये थी कि नेपाल के अंदर गवर्नमेंट ने बिल्कुल ऑन वॉर फुटिंग और सडनली अनअनाउंस्ड जो अनरजिस्टर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उनको बैन कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो जनरेशन जी, जिन्हें यूथ कहा जाता है, वो सड़कों पे आ गए। और वो जो प्रोटेस्ट थे वो एक्सपैंड करते करते एंटी करप्शन एंड प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट में कन्वर्ट हो गए, और फिर वहां पे चीजें जो हैं वो अनफोल्ड हो गई। अब जो इमीडिएट ट्रिगर है नेपाल के अंदर वो है सोशल मीडिया बैन। 5 सितंबर को नेपाल की गवर्नमेंट ने ये बैन इम्पोज किया। चीजें जो है वो सामने आई हैं। साथ ही साथ वहां के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है। ना सिर्फ ये कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, बल्कि उनके साथ 4 मजीद मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने के रेजिग्नेशन दिया है। इस वक्त हालात काफी ज्यादा खराब है नेपाल के। नेपाल जी वही कंट्री है जिसके बॉर्डर जो है वो भारत से मिलते हैं, और वहां पर जहां तक बताया जाता है कि कुछ ज्यादा रोक टोक नहीं है, बड़ी आसानी से जो है नेपाल के लोग जो हैं वो भारत जा सकते हैं और भारत के लोग नेपाल जा सकते हैं। और कोई किस्म का बॉर्डर जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है कि इस चीज को, लोगों को रोकने के लिए। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त यकीनन एक परेशानी का आलम है और एक हंगामा है नेपाल में। तो यकीनन भारत में भी इस वक्त यही सोच होगी कि किस तरह से वहां से कहीं ऐसा ना हो कि बहुत से लोग जो हैं वो उस लड़ाई झगड़े या टेंशन की वजह से भारत में दाखिल होने की कोशिश ना करें। इसकी वजह से भारत की गवर्नमेंट भी इस वक्त मुसलसल, भारत के जो मीडिया हाउसेज हैं वो मुसलसल यही न्यूज दे रहे हैं कि इस वक्त नेपाल की क्या सूरत हाल है। केपी शर्मा ओली गायब हो गया। दोस्तों, 30 जून 2020 रात 9:42 मैंने एक ट्वीट करा था। बहुत ट्रोलिंग हुई, लोगों ने उल्टा सीधा बोला, लोगों ने मुझे गाली दी। इसका सोशल मीडिया हैंडल से कोई भी लेना देना नहीं है। दोस्तों, एक रेजिम चेंज ऑपरेशन हुआ है आपकी आंखों के सामने। आज की तारीख में किसी को नहीं पता नेपाल का प्रधानमंत्री जो कल तक चौड़ा घूमता था वो है कहां पे। अभी आपके टेलीविजन पे आ रहा होगा कि नेपाल में आग लग गई, काठमांडू पे भूकंप सा आ गया, केपी शर्मा ओली गायब हो गया। पहले हेलीकॉप्टर फिर हवाई जहाज, कहीं नहीं पता कहां है। राष्ट्रपति भवन पे हमला हो गया और कई सारे ऐसे मंत्री हैं जिनके घरों पे हमले हो चुके हैं। नेपाल की फौज सड़क पे आ गई और नेपाल की फौज धीरे धीरे करके सबको निकाल रही है। वहां पे पुलिस गायब है, पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला है कि बॉस, हम आपकी जान की जिम्मेवारी अब नहीं ले सकते। दोस्तों, नेपाल में जो हो रहा है वो आप सभी को पता ही होगा। किस तरीके से नेपाल के पीएम दुम दबाकर भाग चुके हैं, और उसके पीछे की वजह है वहाँ के जनरेशन, जो जनजी जनरेशन कहते हैं वो। क्योंकि कहा जा रहा है कि वहाँ पर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसे सारी सोशल मीडियाज बैन कर दी गई और एप्लीकेशन से उन्हें बैन कर दिया गया। उसके बाद में लोग सड़कों पे उतरे और इतना जलाया वहाँ पे नेपाल को कि वहाँ तबाही मच चुकी है। वहाँ की आर्मी सड़कों पर आ चुकी है लोगों को रोकने के लिए। वहाँ पे जाने कितने लोगों की लाशें बिछ चुकी है, कितने ज़्यादा गंभीर है, और बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी हुई है नेपाल में। पर इससे ज़्यादा अब ये नजरिए से देखा जा रहा है कि ये एक तरीके से रिजीम चेंज है, वहां पे तख्ता पलट की कोशिश हुई है। और ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, और कहा जाता है, कहा क्या जाता है, भारत के साथ जिस तरीके से नेपाली इस पीएम ने भारत से दुश्मनी मोल ली, उसके बाद में भारत और नेपाल के इतने भाई भाई जिसे रिश्ते इसने तार तार कर दिए, और कई भारत के हिस्से इसने अपने मैप में, अपने नक्शे में अपने बताए, चाइना के साइड में झुकता गया। भारत ने बहुत समझाया पर ये नहीं समझा, और आज इसकी जो हालत है इसका कोई पता नहीं है कि जिंदा है, मर गया, या कहां पर भाग गया है, कुछ भी इसका पता नहीं है। आइए क्या कुछ कह रही पाकिस्तान मीडिया इस बारे में सुनते हैं। प्राइम मिनिस्टर नेपाल के जी, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। उनके साथ 4-5 और मजीद मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। यकीनन ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो नेपाल की यूथ ने लिया है, नेपाल के लोगों ने लिया है, कि उन्होंने करप्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया।
उन्होंने उस हर बात के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जो गवर्नमेंट उनके ऊपर जबरदस्ती उनके सर के ऊपर डालने की कोशिश कर रही थी कि जी आप सोशल मीडिया नहीं चला सकते या आप किसी जगह पे आप यूट्यूब नहीं देख सकते या इस किस्म की जो चीजें थी उसको लेके पूरा वीक हो गया और उसमें जो है बहुत ही कह लीजिए कि वायलेंस जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका था नेपाल में। और अब रेजिग्नेशन के बाद देखते हैं कि कुछ मामलात काबू में आते हैं या नहीं। कई बिल्डिंग्स को आग लगाई गई, कई गाड़ियां जलाई गई, कई लोगों को चोटें लगी, बहुत एक हंगामा जो है नेपाल में वो देखने में आ रहा है। इस वक्त भारत के साथ जिन दो कंट्रीज के बॉर्डर लगते हैं, वैसे तो खैर ज्यादा के लगते हैं, लेकिन खास तौर पे दो कंट्रीज, एक बांग्लादेश और दूसरा नेपाल, दोनों के साथ टर्म्स बड़े अच्छे रहे भारत के। और उसके बाद दोनों ही कंट्रीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रही। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से जो है वो शेख हसीना की गवर्नमेंट को हटाया गया। शेख हसीना की गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त शेख हसीना जो है वो भारत में मौजूद है। और उसके बाद बांग्लादेश में भी जो हंगामा रहा उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट कहा जाता है कि भारत पर भी पड़ा है। जाहिर है कि लोग वहां से भारत जाने की भी लोगों ने कोशिश की। और अब यही हाल नेपाल का है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिजाइन कर चुके हैं और यकीनन बहुत प्रेशर बिल्ड किया गया होगा और इसी वजह से ये तमाम स्टेप्स लिए गए हैं। और बॉर्डर क्योंकि भारत से लगता है और कई लोग इससे पहले भी ये बता चुके हैं कि वहां पे कोई खास वीजा पॉलिसी या वीजा के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लोग पूरे दिन में आते जाते रहते हैं। नेपाल और भारत के आपस के बॉर्डर से इधर से उधर लोग होते रहते हैं। यकीनन अब इस वक्त भारत की गवर्नमेंट को भी यही फिक्र होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि कई इलीगल लोग जो हैं वो इस तरफ आ जाएं, क्योंकि जब उनकी कंट्री में हंगामा होगा, जब उनकी कंट्री में प्रॉब्लम होगी तो कहीं ना कहीं लोग अपने आप को बचाने के लिए दूसरी तरफ जा सकते हैं। फ्रीडम थी वो खत्म हो गई। लोगों ने कहा कि दिस इज एन अटैक ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच। उन्होंने कहा द गवर्नमेंट हैड अ पॉइंट ऑफ व्यू दैट वी आर कर्बिंग फेक न्यूज, हेट स्पीच एंड फॉरेन इंटरफेरेंस, जो कि गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट के सीधे सीधे कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है जी। लेकिन लार्जली इसका मकसद ये था कि जो थोड़ी बहुत साइलेंस लाई जाए और लोगों को टोन डाउन किया जाए। लेकिन जारी बात है, नेपाल इज नॉट अ सिक्योरिटी स्टेट। याद रखें, ये थोड़ी चीजें मुश्किल हो जाती हैं। और इसमें भी आप देखें कि ये जो जेन जी है जो है, उनके आप प्रोटेस्ट देखें और वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी करप्शन होती है इस मुल्क के अंदर, मिसमैनेजमेंट है, ये पॉलिटिकल एलीट ने कब्जे किए हुए हैं, ठीक है, इन्होंने गोलियां चलाई, बंदे मारे गए हैं, ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि जी अकाउंटेबिलिटी मुल्क में नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, ये सारा कुछ होना चाहिए, ठीक है जी। और वो कहते हैं जनरेशन जी नेपाल की कहती है जनाब कि यूथ जो है वो डिसइल्यूजन्ड है, उसको तो पता ही नहीं हो क्या रहा है। अगर आपके ऊपर हमला होता है, आपकी जान जाती है तो जाए, हम पीछे हट रहे हैं। नेपाल पुलिस ने साफ मना कर दिया, इसलिए फौज को बीच में आना पड़ा। अब एक एक करके हेलीकॉप्टर में बैठा के वहां पे मंत्रियों को गायब कर रही है। दोस्तों, कुछ साल पहले चलना पड़ेगा इस समझने के लिए कि नेपाल में हुआ क्या है। और शायद एक वीडियो में मैं समझा भी ना पाऊं, लेकिन एक इंसिडेंट, एक वाकया मेरे दिमाग में ऐसे फंसा हुआ है और उस वाकये के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, 30 जून 2020 रात 9:42 मैंने एक ट्वीट करा था। मैंने ये बोला था कि द चाइनीज एम्बेसडर इन काठमांडू हाउ यंग की इज कंट्रोलिंग केपी शर्मा ओली। मैंने बाद में यह भी समझाने की कोशिश करी, बाद में टेलीविजन के इंटरैक्शन के दौरान, कि द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल इज रन फ्रॉम द चाइनीज एम्बेसी, दिस मैन केपी शर्मा ओली इज कॉम्प्रोमाइज्ड। मुझे इतना बोला, आपने हनी ट्रैप वर्ड कैसे यूज करा, आपने ये कैसे करा, आपको शर्म नहीं आती, आपको ये नहीं आती। बॉस, आज 5 साल के बाद वो ट्वीट मैं दोबारा दिखा रहा हूं, ये देखो। जिस लोग ने नीचे कमेंट्स में मुझे उल्टा सीधा बोला था, ये देखो मेरा ट्वीट। ये जो गेम चल रहा है ना दोस्तों नेपाल में इस वक्त, आग लगी हुई है, ये इसी आदमी की बेवकूफी की वजह से है, केपी शर्मा ओली की वजह से। ही हैज कॉम्प्रोमाइज्ड हिमसेल्फ टू सच एन एक्सटेंट दैट ही इज सीन एज एन एक्सटेंशन ऑफ बीजिंग। इसलिए वहां पे सब गेम्स हो रहे हैं। केपी शर्मा ओली जो अब दुम दबा के भाग गया है, यह बंदा नेपाल का प्रधानमंत्री था, यह चाइना का पिट्ठू है और यह बंदा चाइना के सारे काम करता है। जब चाइना ने 5 गांव घेर लिए थे नेपाल के, चुप बैठा था। चाइनीज आए, चाइनीज ने उन नेपालियों को इकट्ठा करा
और वहां पे मेगाफोन लेके एक अनाउंसमेंट करी सबके सामने कि देखो आज के बाद तुम सब चाइनीज हो। घेर ली जमीन, उसको चाइना बना दिया, लोगों को बोल दिया कि आज के बाद तुम नेपाली नहीं तुम चाइनीज हो। दे टुक अवे दैट टेरिटरी। ये बंदा चुपचाप बैठा रहा। ये तो रिसेंट बात है, ये 2-3 साल पहले की बात है। मैंने जब 5-6 साल पहले ये बात बोली थी कि पूरी की पूरी नेपाल की सरकार, ये जो लेडी है एम्बेसडर, ये मैनेज करती है, हैंडल करती है, इसने फंसा रखा है केपी शर्मा ओली को, तब लोगों ने बोला आप ऐसा कैसे कह सकते हैं आप। मैं ठीक कह सकता हूं और मैंने ठीक बात बोली है। दोस्तों आज क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। नेपाल में किसी को भी अगर यह गलतफहमी है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को बैन करके यह कांड हुआ है ना, आई एम वेरी सॉरी, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसका सोशल मीडिया हैंडल से कोई भी लेना देना नहीं है। अब मैं आपको प्रूव करूंगा क्यों। 19 लोग मारे गए। अब पता नहीं झड़पें हो रही हैं, कल की खबर में कितनी और मौतों के बारे में। भगवान करे ऐसा ना हो, भगवान करे सब लोग नेपाल में सुरक्षित, हमारे भाई बहन है वो। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये जो पूरा का पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन करने का मामला है, ये सरकार ने थोड़ा ना करा था। ये बताती हैं कि बेसिकली जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे ओले साहब, ठीक है जी, उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया। और ये आज एज वी ये जो कन्वर्सेशंस हुई, ठीक है, हालांकि उन्होंने बैन लिफ्ट कर दिया था, 19 लोग मारे गए थे, ठीक है जी, बैन लिफ्ट कर दिया, 19 लोग मारे गए। पुलिस ने थोड़ा बहुत किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा जी नहीं। वो जैसे कहते हैं ना, एक इनडेफिनेट जो कर्फ्यू था और वो सारा था, स्कूल्स बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, और लोगों ने फिर यही सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, एक्स वगैरह जो है उसको इस्तेमाल किया और गवर्नमेंट की उन्होंने ऐसी की तैसी फेर दी। सो जेन जी जो है बेसिकली दैट इज वेयर पुलिस ने जो ब्रुटैलिटी की, क्रैकडाउन किए। लेकिन पहले जो प्रोटेस्ट थे वो पीसफुल थे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब ये सारा हुआ तो वो फिर बिफर गए लोग। और ये चीज बांग्लादेश में भी हुई। दिस ऑल हैपेंड इन बांग्लादेश, रिमेंबर, ये सारा कुछ बांग्लादेश में हुआ। ये आप देख लें इस चीज में कि ये जो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब बंद करने का नुकसान क्या है। तो ये नेपाल की कंडीशन, बांग्लादेश की कंडीशन, अफगानिस्तान की कंडीशन, पाकिस्तान की कंडीशन, भारत के इर्द गिर्द ऐसे देश होने के बाद भी भारत जब इतना आंखों में आंखें डाल कर अमेरिका की बात करता है ना, अमेरिका की, तो तब लगता है कि हम भारतीय होने का गर्व कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमारे अगल बगल में ये छोटे हो मोटे हो कोई भी देश हो, ये जिस तरीके से इनमें रिजिम चेंज का होते रहता है, कभी भी कोई भी आता है, सत्ता पलट हो जाती है, लोग सड़कों पे उतरते हैं, लोग गोलियां खाते हैं, लोग कभी मर रहे, कभी पॉलिटिशियन, कभी पुलिस वाले, कभी आर्मी वाले। ऐसे हालातों में फिर कहा जाता है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी जो लोकतांत्रिकता देश है वो भारत को क्यों कहा जाता है। आइए दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया इस बारे में भी क्या कुछ कह रहे हो। नेपाल के तो हाल बेहाल हो चुके हैं, अब नेपाली बॉर्डर क्रॉस करके भारत आना चाहते हैं, तो उस पर भी क्या कुछ पाकिस्तान मीडिया कह रही है, आइए सुनते हैं। ये तो नेपाल की अदालत ने बोला था कि बैन करो, क्योंकि नेपाल की सरकार ने समय दिया था सबको कि तुम रजिस्टर करो, हमारे साथ, गवर्नमेंट के साथ तुम रजिस्ट्री करो। जिन लोगों ने नहीं करा, कोर्ट के बोलने के बाद नेपाल की सरकार ने वही करा जो नेपाल की कोर्ट ने बोला। यहां पे लोग कहते हैं कि जेनजी आ गए सड़क पे, जेनजी आ गए सड़क पे। जेनजियों ने मौत का तांडव कर दिया, कोई जेनजी वेंजी नहीं आए सड़क पे, ठीक है। हां, यंग लोग आए, इसमें नो डाउट, पर जिस तरीके से इसकी ब्रांडिंग करी गई, जेनजी वो हैं जिनका मुंह मोबाइल फोन से ऊपर नहीं उठता यार। इंस्टाग्राम की रील ऐसे देख के भारत में भी तो ऐसे ही हैं। भारत में कौन से अलग हैं? यही जेनजी नेपाल में, यही जेनजी भारत में। मैं जिम में जाता हूं, वहां पे एक हाथ से डंबल मार रहा है, एक हाथ से इंस्टाग्राम देख रहा है, ये तो इनके हाल है। आपको लगता है ये जेनजी हैं जो कत्लो गारत करेंगे सड़क पे, जो मारपीट करेंगे सड़क पे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। एक रेजिम चेंज ऑपरेशन हुआ है आपकी आंखों के सामने, और यही तुर्की में होते होते बच गया। पिछले 24 घंटे में अर्दोगान ने भी यही करा था कि सारे सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक करो, सारे प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करो, जो मेरे खिलाफ बोलता है ब्लॉक करो। उसको पता लग गया कुछ गड़बड़ होने वाला, उसने बोला नहीं, अनब्लॉक करो, अनब्लॉक करो। मैं अर्दोगान की बात कर रहा हूं, द स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द इस्लामिक उम्मा।